नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल एस कुमार भारत के संविधान का अगला वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। संसद हम लोग देख रहे थे, संसद में राष्ट्रपति देख रहे थे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा होनी थी, क्योंकि हम पीछे की चर्चा कर चुके थे। ठीक, अब इसका पार्ट 2, मतलब संसद का पार्ट 2 देखेंगे, फिर पार्ट 3 भी आएगा। तो पार्ट 2 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा है। तो आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की 3 प्रकार की हैं। 3 शक्तियाँ हैं, 3 कौन कौन सी हैं, इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। पहली शक्ति है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति शासन। तीसरी शक्ति है वित्तीय आपात। तो ये जो राष्ट्रीय आपात है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय आपात की वैधता कब है, हम सबसे पहले इसी की चर्चा करें। जब बाह्य आक्रमण हो, ठीक, या आंतरिक विद्रोह होता था, तब राष्ट्रीय आपात रहता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, सैन्य विद्रोह कर दिया गया। इस शब्द को जोड़ दिया गया और उसको आंतरिक विद्रोह को हटा दिया गया। ठीक, तो ये व्यवस्था हो गई राष्ट्रीय आपात। तो अब हम राष्ट्रीय आपात पर ही चर्चा आपसे कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपात आखिर क्यों लगाया गया? तो हमने बताया बाह्य आक्रमण। 1962 में बाह्य आक्रमण हुआ। 1962 में बाह्य आक्रमण हुआ। तो बाह्य आक्रमण हुआ किसका? चीनी आक्रमण। चीनी आक्रमण हुआ। चीन ने अटैक किया और उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तुरंत ही जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की, मतलब घोषणा करवाई राष्ट्रपति महोदय से। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद युद्ध से निपटा गया, फिर सूखा पड़ गया, अकाल जिसे कहते हैं, उससे निपटा गया। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, उससे भी निपटा गया इसी राष्ट्रीय आपात में। ये पहला राष्ट्रीय आपात। फिर उसके बाद 1971 में खत्म हो गया। 1971 में दूसरा राष्ट्रीय आपात है। ये भी बाह्य आक्रमण के कारण है। बाह्य आक्रमण कहना चाहिए इस देश का नाम जिसने किया है उसका नाम नहीं। तो ये पाक आक्रमण था, पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने 1971 में अटैक किया। तो जब अटैक किया, अटैक इसका भयंकर था। भारत ने क्या किया? भारत ने इससे बचने के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की और पाकिस्तान से लड़ाई हुई। तो उसी समय पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए और भारत ने क्या किया? पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया और उस तरीके से भारत इसमें फिर विजित रहा। अच्छा, ये आपात चल ही रहा था कि 1975 में फिर से आपात लगाना पड़ा। 1975 में आपात लगाने का सबसे बड़ा कारण था आंतरिक विद्रोह। हालांकि अब आंतरिक विद्रोह शब्द को हटा दिया गया है, अब सशस्त्र या सैन्य विद्रोह कर दिया गया है। लेकिन उस समय जब लगाया गया था तो आंतरिक विद्रोह के कारण ही लगाया गया था। इस शब्द को हटा दिया गया है, आंतरिक विद्रोह के कारण लगाया गया। विद्रोह इतना भयंकर था। तो ये विद्रोह हुआ कहाँ से? असल में उस समय जनसंख्या नियंत्रण का प्रोग्राम चल रहा था
ठीक, परिवार नियोजन वाली व्यवस्था लागू करने के लिए इंदिरा जी ने व्यवस्था की थी और उसी समय जो है नसबंदी प्रोग्राम आया था इसको लेकर के विरोध हुआ और सरकार को जो है राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा। राष्ट्रीय आपात लगने के बाद ठीक इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहते हैं। इसी समय उद्देशिका में अखंडता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए और राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया गया। लोकसभा का समय बढ़ाया गया, 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे फिर से संशोधित कर दिया गया और जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी वो तो खैर अब भी वैसी बनी हुई और जो हमारी उद्देशिका में संशोधन किए गए थे उनको भी मतलब जैसे तैसे रखा गया। लेकिन जो संसद का कार्यकाल इन्होंने बढ़ाया था, 6 वर्ष किया था, उसे कम कर दिया गया, ये व्यवस्था कर दी। हालांकि इंदिरा जी ने जो है जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की तो उसमें चुनाव का समय आ रहा था, तो उन्होंने चुनाव के समय के कारण राष्ट्रीय आपात लगा था, चुनाव कैसे हो जाए, तो उन्होंने तुरंत संसद की अनुमति से राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिए, तो 1 साल के लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिए। फिर उसके बाद विद्रोह समाप्त हुआ तो 1977 में, क्योंकि नियम ये है कि विद्रोह समाप्त होने के 6 महीने के अंदर चुनाव होता है, तो 1977 में चुनाव हुआ। अच्छा, ये वह जो 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, तो इसका एक कारण ये भी था कि इंदिरा गांधी जी का जो सदस्यता था लोकसभा का, वो भी समाप्त कर दिया गया। इसलिए उनको और ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए ये राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा था। तो खैर जब लग गया तो उसके बाद लगने के बाद जब समाप्त हुआ तो चुनाव हुए, तो 1977 में चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हार गई थी और उत्तर प्रदेश में तो उस समय 80 सीटें थी, 80 में मात्र 5 सीटें इनको मिली थी, बाकी सारी सीटें हार गई। तो उस तरीके से यह आंतरिक विद्रोह 77 में समाप्त हुआ था। फिर चुनाव। अब राष्ट्रीय आपात लगाता कौन है? हमने बताया कि राष्ट्रपति महोदय स्वविवेक से लगाए या संसद के अनुमोदन से लगाए। संसद के दोनों सदन प्रस्ताव देते हैं तो राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, या उनको लगता है कि ये होना चाहिए, यदि उनको लगता है और होना चाहिए राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात लगाते हैं तो 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलना आवश्यक है। यदि अनुमोदन मिल गया तो ये 6 महीने तक जारी रहेगा। पुनः संसद के सदनों से अनुमोदन लेकर के इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से इसे अनिश्चित काल तक आगे बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात। ये व्यवस्था है। अच्छा, हमने अभी बताया कि लोकसभा का मान लीजिए कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्योंकि अस्थायी सदन है, तो राष्ट्रपति महोदय और संसद के दोनों सदन मिल करके लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं और ऐसा कई बार हो सकता है। तो ये राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था है। इस तरीके से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात। अच्छा, राष्ट्रीय आपात लगता है, होता क्या है उससे? सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। सारी शक्तियों का मालिक राष्ट्रपति हो जाता है। सारा संविधान राष्ट्रपति पर केंद्रित हो जाता है और सारी शक्तियों का मालिक हो जाता है। ठीक, अनुच्छेद जब 44वां संविधान संशोधन 1978 आया तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित कर दी जाती है। ऐसी व्यवस्था की। ठीक, अब आते हैं राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन लगाने की जब बात आती है तो ये कहाँ लगता है? ये किसी राज्य में लगता है। ठीक, तो इसे लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है, संसद के अनुमोदन से, स्वविवेक से।
तो इसके लगाने का कारण क्या हो सकता है? तो कारण वहाँ का राज्यपाल जिस राज्य में लगेगा उस राज्य का राज्यपाल निर्धारित करता है और राष्ट्रपति महोदय को अपनी सूचना देता है कि अमुक राज्य का प्रशासन संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए इस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश को अमल में लाता है, या तो संसद के अनुमोदन से या स्वविवेक से राष्ट्रपति शासन लगा देता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो लगने के 60 दिनों के अंदर, 2 माह के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना चाहिए। यदि अनुमोदित हो गया तो 6 माह तक बना रहेगा, यदि नहीं अनुमोदित हुआ तो तुरंत खत्म हो जाता है। अच्छा, 6 माह तक से और आगे बढ़ाना है राष्ट्रपति शासन, और आगे ले जाना है तो फिर से संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन कर लिया जाता है। इस तरीके से लगातार 3 साल तक इस व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। ये मेंशन है 3 साल का, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर में 5-5 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा, ये इसके अपवाद हैं। तो जम्मू कश्मीर और पंजाब में वो अपवाद हैं, वहाँ समस्याएं रही, इसलिए राष्ट्रपति शासन रहा है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया कब गया था? 1951 में। 1951 में पंजाब में, जिसे उस समय पेप्सू राज्य कहते थे, भार्गव मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया गया था, ठीक, पहली बार। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो ये पहली बार 1951 में लगाया गया, लेकिन ये अनलीगल तरीके से कब लगाया गया? सरकार को ना बर्खास्त करना हो, ज़बरदस्ती बर्खास्त किया गया। तो 1957 में केरल में चुनाव हुए, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में और सेंट्रल में कांग्रेस थी। कांग्रेस को ये नहीं भाया और वहाँ के राज्यपाल ने अपनी सिफारिश दी और राष्ट्रपति महोदय ने वहाँ संसद के अनुमोदन से राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट सरकार, 1957 में, और वहीं पर केरल में ही पहली बार गैर संवैधानिक तरीके से बर्खास्त किया गया, यानी संविधान का उल्लंघन करते हुए सरकार को मारा गया। उसके बाद जो है ये प्रोसेस चल निकला, जो देखो वो सत्ता में आता था सेंट्रल में, और स्टेटों में जहाँ पर गैर सत्ता वाली मतलब जो सेंट्रल में सरकार होती थी उसका समर्थन उन्हें होता ना था तो उनको बर्खास्त कर देते थे। ये व्यवस्था चलने लगी। 1996 में, 1996 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मैटर एक आया था, तो उसमें केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की। वहाँ की सरकार ने मतलब वहाँ की सरकार को जो है बर्खास्त किया गया था, और जबकि बर्खास्त नहीं होनी थी, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो उन्होंने जो है कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और मरी हुई सरकार को जिंदा कर दिया। यानी केरल की मरी पहली बार राष्ट्रपति शासन समाप्त करके और पुनः पिछली सरकार को जिंदा किया गया, ऐसा पहली बार 1996 में देखने को मिला। उसके बाद तो फिर थोड़ा सा राष्ट्रपति और राज्यपाल ये सब सत्ता में कदम फूंक कर रखने लगे, लेकिन फिर उसके बाद जब पूर्ण मेजोरिटी वाली सरकार आई, जब पूर्ण रूप से जो है उनको बहुमत था, तब सरकारें आई तो उन्होंने थोड़ा सा उल्लंघन किया। थोड़े समय पहले आपने देखा था उत्तराखंड में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिली, तो कभी कभी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल जाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन पर एक्शन लेता है तो वो फिर से सही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 10 बार, और भारत में अब तक बहुत बार लग चुका, 350 से अधिक बार लग चुका है तमाम राज्यों में। और जबकि अम्बेडकर साहब जो है जब संविधान बना रहे थे तो कह रहे थे कि अनुच्छेद 356 का कभी उपयोग नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। फिर चलते हैं वित्तीय आपात की बात करते हैं। वित्तीय आपात ये अनुच्छेद ऐसा है, अनुच्छेद 360, जिसका आज तक कभी उपयोग नहीं। हमें उम्मीद है कि भारत की आर्थिक स्थिति तो अच्छी है ही, कभी उपयोग होगा भी नहीं, क्योंकि
हमारे जो कर्णधार प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं, राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, बहुत योग्य होते हैं, तो वित्तीय आपात की स्थिति खैर आएगी। तो देख ही रहे हैं अपनी सरकार जो है विकास के नाम पर कितना क्या क्या कर रही है, लोगों को जो है बहुत समर्थन दे रही है। मतलब बड़ा सरकार ने जो है लोगों की मदद की है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो वित्तीय आपात लगने की शंका ना रहती है और देश की स्थिति भी मजबूत ही हुई। तो खैर वित्तीय आपात यदि मान लीजिए देश की आर्थिक स्थिति डैमेज हो जाए और कोई समस्या किसी क्षेत्र विशेष में अर्थ संबंधी समस्या आ जाए, आर्थिक समस्या आए, तो राष्ट्रपति सुविवेक से या संसद के अनुमोदन से वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अच्छा, वित्तीय आपात कितने समय तक रहेगा ये तो मेंशन ना है कहीं पर हमारे संविधान में, लेकिन यदि जब तक वही परिस्थितियाँ ना सामान्य होंगी तब तक तो रहेगा ही। ठीक, और अभी तक लगाना है तो इसके बारे में कुछ विशेष कहा भी ना जा सकता। अच्छा, जब वित्तीय आपात लगता है तो 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना आवश्यक। यदि अनुमोदन हो जाता है तो 6 महीने तक बना रहता है और फिर इसे आगे बढ़ाने के लिए 6 महीने का अनुमोदन करा रहता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। अच्छा, वित्तीय आपात में होता क्या है? ठीक, जो संचित प्रभारित अधिकारियों के वेतन भत्ते हैं और राज्यों को जो मदद दी जा रही है सरकार की नीति से, उसे रोक दिया जाता है और स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, फिर बहाल कर दिया जाता है। इस तरीके से वित्तीय आपात कराया जाता है, लेकिन अब तक इसका उपयोग ना हुआ है। यही एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका अब तक कभी उपयोग ना हुआ, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अच्छा, कुछ तथ्य ऐसे हैं महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में बात करेंगे। बीवी गिरी का नाम सुना? बीवी गिरी गैर कांग्रेसी निर्दलीय व्यक्ति थे, वो राष्ट्रपति बने और दूसरी पसंद थे। ठीक, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था और तब इंदिरा जी ने कहा था, इंदिरा जी का समय था कि आप लोग अपने दिल की आवाज़ से, विप जारी ना करके उन्होंने कहा था आप लोग अपने दिल की आवाज़ से वोट दीजिएगा। तो पहली बार कोई गैर कांग्रेसी निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीता। फिर उसके बाद एक और राष्ट्रपति हुए डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी बहुत सादगी वाले व्यक्ति थे और उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया। आंध्र प्रदेश से थे, वहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी जीते। ठीक, और वो जो है सर्वसम्मति से उन्हें चुनाव ना लड़ना पड़ा और वो राष्ट्रपति बनाए। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो वो गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने कभी राजनीति में भाग नहीं लिया, उसके बावजूद वो राष्ट्रपति बने। ठीक, इसी तरीके से वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो जनजातीय राष्ट्रपति हैं, पहली कोई जनजातीय राष्ट्रपति बनी है। ठीक, तो ये आपके राष्ट्रपति साहब का चैप्टर क्लोज हुआ। अब हम लोग राज्यसभा की ओर बढ़ते हैं। अब इस पार्ट 2 में हम राज्यसभा देखेंगे। राज्यसभा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उच्च सदन, इसे और एक नाम से जाना जाता है राज्यों का सदन, ठीक, इसे और एक नाम से जाना जाता है द्वितीय सदन, इसे एक और नाम से जाना जाता है स्थायी सदन। तमाम ढेर सारे नाम हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 80 राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं, राज्यों का सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं और स्थायी सदन कहते हैं, और अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, तो राज्यसभा
के सदस्य कुल कितने हैं और कितने हो सकते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा। तो जो 245 सदस्य हैं, ठीक, इन्हें दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। दो भाग कौन कौन हो सकते हैं? इसमें 12 सदस्य ये मनोनीत। तो मनोनीत करता कौन है? मनोनीत होते हैं, इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, किस क्षेत्र से होते हैं? कला, कला विज्ञान, साहित्य, कला सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। इस तरीके से ये 12 सदस्य। अब बचे 233 सदस्य। 233 सदस्य जो हैं, ठीक, ये जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, यानी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। तो कौन से प्रतिनिधि? राज्यों आबलिक केंद्र शासित आबलिक ना लिखे और लिखते हैं प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसे कहते हैं जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ठीक, तो वर्तमान में विधानसभाएं हैं कितने राज्यों में और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? तो 28 राज्य हैं, 28 राज्य में। अच्छा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों के पास हमारी विधानसभाएं हैं। ठीक, कौन कौन से? एक तो दिल्ली है, दूसरे पुडुचेरी। हालांकि जम्मू कश्मीर में बनाते हैं या कुछ करते हैं तो देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, एक तो दिल्ली, दूसरे पुडुचेरी। उनके पास विधानसभाएं हैं। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 30 विधानसभाओं के द्वारा जो है ये सदस्य, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक, चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख भी किया गया है कि किस राज्य में विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, ये व्यवस्था की गई। अच्छा, अब बात करते हैं, सदस्य भाई चुन लिए जाते हैं। ठीक, इसका अध्यक्ष कौन होगा और सभापति कौन होगा राज्यसभा में? तो अनुच्छेद 64 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ कहने सुनने रहना आ जाता है, वो पद से ही सभापति हैं। ठीक, उनको कोई कुछ ना कह सकता। तो ये पदेन सभापति हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका निर्वाचन ना होता है, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये पदेन सभापति। अच्छा, फिर सदस्य अपने में से उपसभापति का निर्वाचन करते हैं, तो उपसभापति एक निर्वाचित किया जाएगा। ठीक, तो उपसभापति हो गए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी, सभापति का कार्यकाल 5 साल और उपसभापति का कार्यकाल 6 साल होता है। क्यों? क्योंकि संसद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, और जबकि संसद का ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि राज्यसभा
स्वयं एक स्थायी सदन है। ठीक, राज्यसभा स्वयं एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये स्थायी सदन होंगे, और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक, तो 6 वर्ष कैसे होता है? अब यदि इस 6 वर्ष की बात करें, ठीक, तो ये एक चक्रीय क्रम में चलता है। ठीक, इस तरीके से, ठीक इस तरीके से। जैसे मान लीजिए 2020 में 1/3 सदस्य चुने गए और पुराने वाले 1/3 सदस्य बाहर हो गए। फिर उसके बाद 2022 में 1/3 सदस्य चुने गए और 1/3 पुराने वाले वो बाहर हो गए। ठीक, बाहर हो गए। फिर उसके बाद 2024 में 1/3 चुने गए, ठीक, और 1/3 पुराने वाले बाहर हो गए। तो अब 2026 में यहाँ पर 2026 में 1/3 चुने जाएंगे, 1/3 चुने जाएंगे और ये वाले बाहर। 2026 में 2020 वाले बाहर होंगे और ये चुने जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कोई भी सदस्य पुनः चुना जा सकता है, इसमें कोई दुई राय नहीं। ठीक, कोई भी सदस्य पुनः चुना जा सकता है। इस तरीके से इनका कार्यकाल। अब बात कर लें इनकी योग्यता की। भाई योग्यता की बात कर लें तो योग्यता में भारत का नागरिक होना आवश्यक है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए हो, चाहे राष्ट्रपति होने के लिए हो, चाहे उपराष्ट्रपति होने के लिए हो, चाहे लोकसभा का सदस्य, मतलब कुल मिला के भारत में राजनीतिक पद पाने के लिए ये आवश्यक है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़, यदि राज्यसभा की बात आती है तो 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद संसद निर्धारित करती है। पागल कामा दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक संतुलन सही होना चाहिए और किसी बैंक सरकार से कर्जा ले करके वो अपने आप को कोर्ट से दिवालिया ना घोषित कराया हो, ऐसा व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। ठीक, तो हमने बताया कि सदस्य चुन लिए गए तो उन्होंने जो है अपना एक सभापति भी चुना था। हमने बताया उपराष्ट्रपति महोदय, इस समय जगदीप धनखड़ जी हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति। ठीक, तो वो सभापति हैं पदेन, तो एक सभापति को चुना जाएगा, तो सभापति चुना जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर इनके कार्य देते हैं राज्यसभा के कार्य को। राज्यसभा के सिंपल कार्य, कुछ विशेष कार्य भी हैं जो सिर्फ राज्यसभा ही करती है। तो जैसे साधारण विधेयक, कोई विशेष विधेयक, तो जितना लोकसभा को अधिकार प्राप्त है उतना ही राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। हाँ, साधारण विधेयक की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर। जब 6 महीने हो जाते हैं विधेयक ना पास होता है तो बुलाते हैं और उसमें लोकसभा का बहुमत होता है तो पास करा लेते, वो अलग की बात है। लेकिन अधिकार साधारण विधेयक और विशेष विधेयक पर समान है। धन संबंधी विधेयकों पर, चाहे बजट हो, 112 बजट हो, चाहे धन संबंधी कोई विधेयक हो, उस पर राज्यसभा का एकाधिकार, वो बिल्कुल अधिकार नहीं होता, सिर्फ 14 दिनों तक रख सकते हैं लोकसभा का एकाधिकार। ठीक, अच्छा, कौन से ऐसे विधेयक हैं जिन पर राज्यसभा का एकाधिकार होता है? कौन से ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्यसभा सर्वोपरि मानी जाती है? तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इससे राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि आवश्यकता लगती है तो राज्यसभा कानून बना सकती है और राज्यसभा के द्वारा बनाए गए कानून 2 वर्ष तक मान्य। यानी राज्यसभा कानून बनाएगी अनुच्छेद 249 फर्स्ट, और इसके कानून 2 वर्ष तक मान्य होंगे, अनुच्छेद 249 सेकेंड। अच्छा, दूसरी चीज़, यदि कोई अखिल भारतीय सेवा नई गठित करना है, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं, IAS, IPS और IFS। IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक, तो इनमें IAS आते हैं वो। ठीक, दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
फॉरेस्ट सर्विस, ठीक, ना कि फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा। तो ये वन सेवा क्या है, ठीक, पुलिस सेवा क्या है और प्रशासनिक सेवा क्या है। तो असल में होता ये है कि आईएएस सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति जो टॉप लिस्टेड होते हैं उनको चुना जाता है और फिर उसके नीचे रैंक वालों को आईपीएस चुना जाता है, फिर उसके बाद जो है आईएफएस चुने जाते हैं। आईएफएस के लिए योग्यता होनी चाहिए, कृषि वाली योग्यता, जैसे एजी वगैरह होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से ये सेवाएं हैं। ये इनके अलावा कोई नई सेवा गठित, मतलब 3 सेवाओं के अलावा अभी जुडिशरी सेवा आनी हो तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्यसभा कानून बना सकती है और उसे लोकसभा साधारण बहुमत से पास कर देगी तो बन जाएगी, नई अखिल भारतीय सेवा गठित। तो ये व्यवस्था है इनके पास, और बाकी कोई विशेष व्यवस्था इनके पास नहीं है। ये सदन कोई बहुत बड़ी ताकत ना रखता, लेकिन ताकतवर तो है, ताकतवर तो है, कोई बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, इस सदन का कोई भी व्यक्ति और इस सदन का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे कि मनमोहन सिंह जी थे, वो राज्यसभा से थे, प्रधानमंत्री बने, ठीक। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, तमाम ऐसे मंत्री हो सकते हैं जो राज्यसभा से, उस तरीके से कहा जा सकता है संसद में राज्यसभा और लोकसभा का बराबर का अधिकार है, सबके अपने कर्तव्य। तो हम राज्यसभा समाप्त होती है और हम अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन इसके पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम ऑनलाइन आ चुके हैं। आज शाम को 9 बजे हम फिर से ऑनलाइन होंगे, तो जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करिए, ताकि हमारे गरीब भाई बहन, जो गरीब बच्चे हैं वो सब जुड़ जाएं और वो आगे बढ़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।